नमस्कार साथियों, इसरो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट का एक टॉपिक है नाविक। नाविक से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक देखते हैं और उनके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले हम देखते हैं नाविक में, और नाविक में हम एक टॉपिक लेते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा नाविक। नाविक देखो, सबसे पहले एक छोटी सी हम परिभाषा देखते हैं और यह है परमाणु द्रव्यमान इकाई की। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। चला, एक AMU किसे कहते हैं बेटा? कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान को, इसको U या AMU से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमानों, कार्बन 12 का द्रव्यमान बटे 12, कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं बेटा? परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, ठीक। लला, अगर इसमें एक AMU का वैल्यू देखते हैं तो एक AMU देखो, कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 1.6602 1.99 इंटू 10 की पावर -26 और बटे में कितना हो जाएगा बेटा? 12, ठीक है ना। ये वैल्यू जरूर इसमें याद करनी है तुम्हें, ये वैल्यू काम आएंगी। 2647 है इसकी वैल्यू, वैसे 2647, और इसकी जो वैल्यू आती है ये आएगी बेटा यहां से 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक तो ये वैल्यू याद करनी है। परिभाषा में ध्यान नहीं देना है, केवल हमें ध्यान देना है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं? कार्बन 12 का द्रव्यमान बटे 12। कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? एक AMU कहते हैं। कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? एक AMU कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.66। अगर पूरी वैल्यू देखें तो 1.660539, ठीक है, 0539। एक तो इसकी ये वैल्यू हो गई, कार्बन 12 का द्रव्यमान हो गया। कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना है? 1.992647 इंटू 10 की पावर -26, ये kg में है, और बटे में कितना हो गया? 12, ठीक। ये तो कार्बन 12 का द्रव्यमान हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ठीक, यहां से हम कुछ वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखो, ये तो एक AMU हो गया, हम यहां से कुछ वैल्यू निकाल के चलते हैं। जैसे इसमें एक तो वैल्यू निकालते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के लिए, सही है कि नहीं? अगर इसी को अपन AMU में देखें तो इसकी AMU में वैल्यू कितनी होती है? 1.00727 U है ये, लास्ट में ये क्या है? U का मतलब AMU में, ठीक। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? -27 kg।
और इसकी वैल्यू है 1.00877 यू। ठीक है, 877 या फिर 87 लिख सकते हैं इसकी जगह पर, 87 लिख दो, या फिर यहां पर अगर पूरी वैल्यू लिखना चाहें तो यहां पर 866 लिख सकते हैं यू। ठीक है, ये यहां पर दोनों वैल्यू याद रखनी है। बाकी का अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम देखो यहां तक वैल्यू रख देते हैं ना तो भी सही काम करता है उसमें। ठीक है, कई बार उसमें ऐसा होता है कि उसमें वैल्यू देता है, जैसे मान लो कि न्यूट्रॉन की तरफ, न्यूट्रॉन का यहां पर वैल्यू दे दी और इसमें वैल्यू रख दी 1.0086, इतना ही वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से उसमें काम आएगा। क्वेश्चन में जितना दे रखा है उतना ही लिखना है इसमें। ठीक, उसी से वैल्यू आएगी इसमें। और इसके बाद में बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनको लिख लो तुम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी। या 0.00055 0.00055 यू। ठीक, ये वैल्यू है इनकी। ये पूरा लिख लो बेटा। ठीक है, बाकी के इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, भले ही मैं जो तुम्हें टॉपिक बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। अगर वैल्यू अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का इसमें टॉपिक तो ये दे रखे हैं, एक तो द्रव्यमान क्षति दे रखा है, एक न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और एक है नाभिकीय विखंडन, और एक नाभिकीय संलयन। ये टॉपिक है। ठीक है, और 2022 में एक क्वेश्चन आया था, वो नाभिक के आकार पर आया था। एक तो नाभिक के आकार पर आया था, एक क्वेश्चन आया था नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन पर। जल्दी जल्दी से नोट करते चलो बेटा। इनकी पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, इनकी पूरी वैल्यू अलग होती है इनकी। अगर इसकी पूरी वैल्यू देखेंगे तो 1.672 और लिख सकते हैं इसमें आगे 672, नहीं बाकी के इतने रहने दो, है ना। इसके बाद देखो बेटा, मैं यहां पे बता रहा हूं बेटा, अगला टॉपिक है देखो, इसमें है एक नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। आकार जो होता है, देखो नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। मतलब नाभिक की जो त्रिज्या होती है
वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के कैसे होती है, समानुपाती होती है, घनमूल के समानुपाती। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या उसके घनमूल के समानुपाती होती है। आर समानुपाती ए की पावर 1/3 हो गई, या फिर आर बराबर आ जाता है यहां से आर नोट ए की पावर 1/3। यहां पर आर नोट एक नियतांक है, ठीक है, जिसकी अगर हम वैल्यू देखें तो आर नोट की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 FM या इंटू 10 की पावर -15 मीटर, या फिर 1.2 FM, फेमटोमीटर, ठीक, या फर्मी। तो यहां से एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार यही पूछा गया था सीधा। उसमें यह पूछा था कि नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के मध्य निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना, केवल ये पूछा था। और अगर इसका हम आयतन देखें बेटा, नाभिक का आयतन देखो, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन आयतन अगर निकालेंगे तो बेटा आयतन के लिए फॉर्मूला क्या है, आयतन, नाभिक कैसा होता है, गोलाकार, नाभिक का आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। आर की वैल्यू अपने पास आ गई है, तो इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4/3 पाई, आर की वैल्यू रख दो यहां से, क्या दे रखी है बेटा, आर नोट ए की पावर कितनी है, 1/3, पावर कितनी है बेटा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर नोट क्यू। अगर यहां पर इसका हम क्यू करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगी, क्या बचेगी, ए। इसका मतलब जो आयतन होता है, नाभिक का जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के कैसा है बेटा, समानुपाती। अर्थात नाभिक का आयतन, अर्थात नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, ठीक। ये नाभिक का आयतन हो गया। हम देखते हैं एक बेटा नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, ठीक है। जो नाभिक का घनत्व होता है, देखो घनत्व कैसे निकालते हैं बेटा, घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगर यहां से देखेंगे घनत्व क्या हो गया बेटा, रो, घनत्व क्या हो गया, रो, द्रव्यमान, अब द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, द्रव्यमान हमने रख दिया यहां पर ए, सही है। और एक अगर यहां पर प्रोटॉन की वैल्यू रखेंगे तो 1.67 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -27 kg हो गया। और आयतन हमने रख दिया यहां पर बी, ठीक, ये kg में आ गई वैल्यू, a इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 और बटे में कितना हो गया, आयतन। आयतन का फॉर्मूला हमने क्या रखा है यहां से, 4/3 पाई, और ये हो गया बेटा आर नॉट क्यू इंटू ए। देखो ए से ए कैंसिल हो गए, यहां से अगर रो की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का गया ऊपर, 3/4 और इंटू में ये आ गया 1.67 इंटू 10 की पावर -27। पाई का मान कितना हो गया, 3.14। आर नोट की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -15। क्यू, इसमें क्या है बेटा, क्यू, सही है। अब मुझे एक बार बताओ, यहां पर ये सारी वैल्यू जो आएगी संख्यात्मक मान आएगा, संख्या ही आएगी कोई,
ये द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है क्या? नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है बेटा 2.38 इंटू 10 की पावर -27। 2.38 इंटू 10 की पावर -17 kg पर घन मीटर। मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये इसकी वैल्यू हो गई, समझ रहे? अब यहां पर वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। यहां पर वैल्यू ना पूछ के वो क्या पूछता है बेटा कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है क्या? नहीं करता है। तो नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, अर्थात नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। ये वाला, क्योंकि जो नाभिक है ना, नाभिक में न्यूक्लियनों का द्रव्यमान देखा जाता है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। अब उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों का, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का दोनों का समान होता है, सही है ना? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और ये क्या है? द्रव्यमान संख्या हो गई, टोटल उसका हो गया नाभिक का पूरे का द्रव्यमान हो गया, समझ रहे? इसलिए पूरे नाभिक का द्रव्यमान निकाला है, द्रव्यमान संख्या हो गई, और एक का उसने हम क्या कर दिया? गुणा कर दिया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, एक काम करें, इसको बाद में लिख लेंगे, है ना? मैं नेक्स्ट उसमें टॉपिक बताता चलता हूं, अभी बता दूंगा लोग। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा नाभिक भवन। अब हम देखते हैं बेटा यहां से जो तुम्हारे टॉपिक दे रखा है। देखो पिछली बार इसमें से ये टॉपिक नहीं था। नाभिक का आकार जो मैंने बताया ना कि आर बराबर क्या होता है? R0 a की पावर 1/3। ये नहीं है, लेकिन फिर आया था ये, इसलिए मैंने ये बता दिया तुम्हारे लिए। हो सकता है इसमें से आयतन वाले में से क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अब हम देखते हैं यहां पर जो टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है एक द्रव्यमान क्षति। क्या दे रखा है बेटा? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, जैसे नाभिक है, नाभिक में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, सही है? जो नाभिक का द्रव्यमान होता है और उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, उनमें कुछ अंतर होता है। मतलब जो नाभिक का द्रव्यमान होता है और जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होता है, न्यूक्लियन जानते हैं? न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? तो जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, समझ रहे? नाभिक का द्रव्यमान, किसी परमाणु में नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होता है। ये जो कमी होती है वही क्या कहलाती है? द्रव्यमान क्षति कहलाती है। क्या कहलाती है? कमी। हाँ, ये द्रव्यमान क्षति कहलाती है। देखो द्रव्यमान क्षति के लिए यहां पर फॉर्मूला ध्यान देना है कि द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होता है। मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पर कि परमाणु में नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। अतः द्रव्यमान में होने वाली यह कमी, द्रव्यमान द्रव्यमान क्षति कहलाती है।
ठीक। जैसे देखो द्रव्यमान क्षति बराबर द्रव्यमान क्षति, मैंने क्या बताया है, मैंने क्या बोला है इसमें, देखो बेटा कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, मतलब अधिक वैल्यू किसकी हो गई, न्यूक्लियनों की। तो इसमें द्रव्यमान क्षति के लिए फॉर्मूला आएगा, यहां पे ध्यान देना है, द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। परिभाषा सीधी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियनों के द्रव्यमान एवं नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, या प्रेक्षित द्रव्यमान एवं वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति को अपन डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं बेटा, द्रव्यमान में होने वाली परिवर्तन हो गई। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो गया बेटा, ZMP, सही है, प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान हो गया, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान A, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। सही है, कोई दिक्कत? ये अब एक मिनट, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, N, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, कोई दिक्कत? और माइनस का क्या हो गया बेटा, M। अब मुझे बताओ बेटा कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल द्रव्यमान यही तो होता है। अब यहां से क्या करना है तुम्हें, प्रोटॉन को अपन P लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, Z प्लस N, कोई परेशानी? डेल्टा M की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो गया बेटा देखो ZMP प्लस, अगर न्यूट्रॉन का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A माइनस Z, अगर यहां से हम N की वैल्यू निकालें तो A माइनस का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, तो हम N की वैल्यू रख देते हैं A माइनस का Z, और ये हो गया MN, और माइनस का क्या हो गया बेटा, M क्या है बेटा, नाभिक का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान क्षति हो गई बेटा, ये क्या हो गई, द्रव्यमान क्षति। फॉर्मूले पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल अगर बनता है तो न्यूमेरिकल में केवल वैल्यू रखनी है, कौन सी, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे ये मान लिया कि मैंने हीलियम के लिए ले लिया 2He4, सही है। अब उसमें जो द्रव्यमान है ना ये दिया आएगा, जैसे उसमें वैल्यू दे दी कि इसका द्रव्यमान है कि 4.0034 है, इतना यू में दे दिया, इतना दे रखा है, तो ये वैल्यू तो यहां पे रखी जाएगी, समझ रहे। और अब यहां से देखो प्रोटॉन कितने हैं, उसमें कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, सही है कि नहीं, 2 प्रोटॉन रख देंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने अभी क्या बताया था, 1.00727, वो वैल्यू है ना, वो यहां पे रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, A माइनस जेड, अब सीधे दे सकते हैं बेटा, A माइनस जेड करेंगे कितना बचेगा, 2 बच गया, ठीक, ये आ गया। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, 1.00866, सही है कि नहीं, वो वैल्यू रख देंगे। बस ये वैल्यू रख के और कैलकुलेशन करनी है, सीधी वैल्यू आ जाएगी। मतलब न्यूमेरिकल में इसकी जो नाभिक का द्रव्यमान दे रखा है ना, ये वैल्यू आएगी, बस समझ गए। बाकी अपने पास मैटर होना चाहिए, इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए AMU में। हालांकि मैं इसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा तब उसमें समझ में आ जाएगा ये, है ना। एक तो ये हो गया बेटा, कोई परेशानी इसमें। इसके बाद हम देखते हैं बेटा द्रव्यमान क्षति के बाद बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। बॉन्ड एनर्जी BE लिख सकते हैं या EB लिख सकते हैं, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं बताओ। नाभिक में नाभिकीय कणों को बांधे रखने के लिए या मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है।
सही है कि नहीं? नाभिक में न्यूक्लियोनो बांधे रखने या मुक्त करने आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाएगी। कोई दिक्कत? अब देखो बंधन ऊर्जा के लिए फॉर्मूला अगर देखें तो लाओ, बंधन ऊर्जा के लिए यहां से सूत्र आता है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। अगर हम ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा किससे निकलेगी? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है बेटा? E बराबर mc²। ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। ये कौन सा है बेटा? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से यह आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर क्या होता है? mc²। अगर यहां से देखें हम बंधन ऊर्जा तो देखो m का मतलब द्रव्यमान क्षति डेल्टा m, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? c²। फॉर्मूला ये हो गया। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो EV बराबर डेल्टा m की वैल्यू क्या होती है? ZMP प्लस A माइनस जेड MN और माइनस का, और इनटू में क्या दे रखा है बेटा? c²। ये क्या है बेटा? बंधन ऊर्जा है। ये क्या है? बंधन ऊर्जा। कोई दिक्कत? इसके बाद देखते हैं बेटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इसको अपन EV बार से प्रदर्शित कर सकते हैं या EVN। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला मैं बता देता हूं। देखो EVN बराबर क्या होता है? इसके लिए सूत्र है बेटा बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब EVN बराबर बंधन ऊर्जा क्या होती है बेटा? EV। द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? A। EV की वैल्यू क्या होती है बेटा? ये है, यहां पर हो गया ZMP प्लस A माइनस जेड MN माइनस का M और अपॉन में क्या हो गया बेटा? A, और इनटू में क्या है बेटा? c² हो गया। क्यों नहीं लिखेंगे? वो कहीं जाएगा थोड़ी। सही है कि नहीं? अब देखो परिभाषा क्या बनेगी? यदि मैं द्रव्यमान संख्या को यहां पर क्या कर दूं? 1 कर दूं। द्रव्यमान संख्या की वैल्यू क्या कर दूं? 1, तो EVN की वैल्यू किसके बराबर होगी? EV के। तो प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या, देखो परिभाषा क्या क्या बनाएंगे कि प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। सही है कि नहीं? प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या वाले, प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं।
ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो गई। सही है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है ये किसकी अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं यहां पर फैक्ट लिख देता हूं। Fe की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट। ठीक है। Fe की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है बेटा? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है। इसके बाद अगर यहां पर हम द्रव्यमान संख्या के लिए और अगर कुछ कंडीशन देखें तो इसमें बहुत सारी कंडीशन ये ऐसी आती हैं कि यदि द्रव्यमान कम होता है तो छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं बेटा? संलयित हो जाते हैं और संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है। और उस दौरान जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो अस्थायी नाभिक होते हैं और अस्थायी नाभिक आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। और जिनकी द्रव्यमान संख्या अधिक होती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या अधिक होती है, इसका मतलब भारी नाभिक जो होते हैं, भारी नाभिक जो होते हैं जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम के अगर देखें तो यूरेनियम बिन में यूरेनियम 235 के लिए देखें, जब इस पर मंद गति से न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो ये 236 में कन्वर्ट हो जाता है। बिन में यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसका फिर विखंडन होता है तो एक तो बेरियम में टूट जाता है ये, ठीक है, 56 144, और एक क्रिप्टॉन में टूट जाता है ये। ठीक है। और इसके साथ में फिर न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब इसमें हमें यह देखना है कि अगर भारी नाभिक है तो ये देखो दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, क्योंकि इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है वो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। और जब छोटे छोटे नाभिकों में ये टूटता है तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाती है। तो ऐसे नाभिक कैसे होते हैं? थोड़े अधिक स्थायी हो जाते हैं। और ये जो भारी नाभिक होता है ये कम स्थायी होता है। तो अपना स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, छोटे नाभिकों में, समझ रहे? तो ये जो नाभिक होगा ये छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है। तो यहां से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, तो वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। तो हम फिर इसके बाद में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया देखते हैं बेटा। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है ये कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार। पहला प्रकार है बेटा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। बेटा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विघटित होता है
तो वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। सही है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी बेटा दो प्रकार की होती है, एक तो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अब चलो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं इसके लिए ना, नाभिकीय विखंडन के लिए। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूं इसमें, विनिमय यूरेनियम 235 और इस पर हम करा रहे हैं बेटा मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार। ठीक है, 0n1 न्यूट्रॉन की बौछार करा रहे हैं विनिमय यूरेनियम 235 पर। तो ये किसमें टूट जाएगा बेटा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये यूरेनियम 236 में। सही है। अब यहां पे देखो बेटा, तो ये विनिमय यूरेनियम 236 जो होता है ये बेटा यहां पर कैसा होता है, ये दो नाभिकों में विघटित हो जाता है। एक तो होता है बेटा बेरियम, एक तो कौन सा होता है, बेरियम। परमाणु क्रमांक कितना बताया था मैंने अभी, 56। परमाणु भार 144 और क्रिप्टॉन कितना होगा, 36। इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, 0n1। अब एक मिनट देखो, अब यहां पर अगर तुम भूल भी जाए ना कई बार, तो देखो कैसे करेंगे। 56 है यहां पर और ये 36 है, कितने हैं यहां पर, कितना है बेटा, बिन में। अब ये देखना कितना हो गया बिन में। अब यहां पे देखो 144, अच्छा 3 न्यूट्रॉन है ये, 30n1, मतलब 0n1 0n1 0n1, कितने हो गए यहां पर, 3 ये, और ये कितने हो गए बेटा, 44। 144 और 3 47, 147। 236 में से 147 हटा दो बेटा, कितने बच गए हैं, 86 89। नवासी होगा, 89। अब एक बार जोड़ के देख लो तुम, इधर देखो 89 हो गया, 89 और 3 कितने हो गए बिन में, ठीक है ना, 92 हो गए बिन में, ये हो गए, और 144 ये हो गए, कितने हो गए बेटा, 4 और 2 9 और 4 13 और 1 14, और ये हो गया 9 और 4 13, 236। सही है क्या। अब इधर देखना बेटा, ये भी रिएक्शन कई प्रकार से हो सकती है, ये तो मैंने तुम्हें बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ के बताई है। अब यहां से ये जो अभिक्रिया है इसको मैं अनियंत्रित अभिक्रिया है, वैसे ही है ना, मैं इसको बताता हूं। देखो जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है बेटा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो है बेटा, सबसे पहले हम बताते हैं नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, नियंत्रित विखंडन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जिसे नियंत्रित किया जा सके, जिसे नियंत्रित किया जा सके। अगर इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इसमें ना। एग्जाम्पल नियंत्रित किसे कर सकते हैं, परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी। ये इंपॉर्टेंट है।
नियंत्रित किसे कर सकते हैं? नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है बेटा? उसमें नियंत्रक छड़ होती है। अब इसमें जो होती है नाभिकीय रिएक्टर में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसमें नियंत्रक छड़ होती है। क्या होती है? नियंत्रक छड़। ये नियंत्रक छड़ें जो होती हैं ये बनाई जाती हैं कैडमियम की। ये कैडमियम की होती है। कैडमियम की क्यों होती है? क्योंकि ये जो कैडमियम होता है ये न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक माना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक होता है ये। ठीक है, और न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए भारी जल यानी D2O का प्रयोग करते हैं। भारी जल का प्रयोग किया जाता है D2O का। ठीक है, ये तो हो गई बेटा तुम्हारी नाभिकीय रिएक्टर। अब नाभिकीय रिएक्टर के बारे में यहां पर क्या होता है? एल्यूमिनियम के पाइपों में यहां पर यूरेनियम को भरा जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के पाइपों में। एल्यूमिनियम के पाइपों में, खोखले पाइप होते हैं ये ना, यूरेनियम को रखा जाता है। यूरेनियम को रखा जाता है। ठीक, ज्यादा इसमें मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें यह ध्यान देना है, एक तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है ये परमाणु, ये कैसी होती है बेटा? नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। अगर हमें एक बार, अगर जैसे ये हमने बट्टी ले ली, ये नाभिकीय रिएक्टर ले लिया, और नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है बेटा? जैसे देखो नाभिकीय रिएक्टर में यहां पर क्या है? जैसे ये नियंत्रक छड़ है, ये क्या है बेटा? नियंत्रक छड़ है। ये नियंत्रक छड़ है, और इसमें यहां पर विस्फोटक पदार्थ भरा है, और यहां पर ये है एल्यूमिनियम की छड़। इनको मैं अलग देता हूं, इसको मैं अलग नाम देता हूं। देखो इधर, ये एल्यूमिनियम के खोखले पाइपों में इसमें क्या होता है बेटा? विस्फोटक भरा होता है। समझ रहे हैं? एल्यूमिनियम के खोखले पाइपों में यहां पर विस्फोटक भरा होता है। ये जब विस्फोटक से, जैसे मान लो कि जब मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है, तो मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाएगी तो ये यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एक रिएक्शन जब हम कराते हैं तो एक रिएक्शन के दौरान लगभग, मैं यहां पे लिख देता हूं, जब एक अभिक्रिया घटित होती है यहां पर यूरेनियम 236 वाली, तो इसमें लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ध्यान देना, यहां पर जो ऊर्जा होती है ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये ध्यान देना है। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं ना, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी लगभग कितनी होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है ना? तो जैसे ही हम देखो, ये जो दिख रही है तुम्हें, ये वाली, ये है बेटा यहां पर नियंत्रक छड़। क्या होती है? नियंत्रक छड़। जब नियंत्रक छड़ इसके अंदर प्रवेश कराई जाती है तो नियंत्रक छड़ क्या करती है बेटा? ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। जब न्यूट्रॉन सारे अवशोषित हो जाएंगे तो इससे यूरेनियम से अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। अरे जब एक बार बताओ, अगर हमने नियंत्रक छड़ों को इसके अंदर डाल दिया तो नियंत्रक छड़ क्या करेंगे बेटा? न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेंगे। जब न्यूट्रॉन सारे अवशोषित हो जाएंगे तो न्यूट्रॉन फिर जब अवशोषित हो जाएंगे तो ये इससे अभिक्रिया नहीं करेंगे, यूरेनियम से अभिक्रिया नहीं करेंगे, और जब यूरेनियम से अभिक्रिया नहीं करेंगे तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। जैसे ही नियंत्रक क्षणों को बाहर निकाल दिया जाता है, जब नियंत्रक क्षणों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो बताओ फिर न्यूट्रॉनों को अवशोषित किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। जब न्यूट्रॉनों को अवशोषित नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में न्यूट्रॉन फिर किससे अभिक्रिया करेंगे? यूरेनियम से। किससे अभिक्रिया करेंगे बेटा? इस यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे। जब यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे
तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और जब ऊर्जा निकलेगी कितनी, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलेगी, निकलेगी। जब ऊर्जा निकलेगी तो फिर एक बार अभिक्रिया करने के बाद फिर से कितने न्यूट्रॉन निकले थे, 3 न्यूट्रॉन। मैंने बताई थी ना कि जब यूरेनियम 236 की अभिक्रिया अगर कराते हैं तो एक तो बेरियम में और एक क्रिप्टॉन में टूट जाता है, और इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन पुनः यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे। यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे तो लगातार अभिक्रिया बढ़ती रहेगी, जब तक नियंत्रक क्षण इसके अंदर नहीं डाली जाती है तब तक अभिक्रिया रुकती नहीं है, और भट्टी का ताप कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, भट्टी का ताप अधिक हो जाता है। तो ये कैडमियम क्षणों का प्रयोग क्यों करते हैं, नियंत्रित करने के लिए, समझ रहे, मतलब अभिक्रिया को रोकने के लिए, अभिक्रिया को रोकने के लिए। एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम के पाइपों में, एल्यूमिनियम के पाइपों में यूरेनियम को रखा जाता है। सही है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें देखो बेटा, ये तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में ये है नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित किसको कर सकते हैं बेटा, परमाणु भट्टी को, यानी नाभिकीय रिएक्टर को। नाभिकीय रिएक्टर में हम क्या कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रक क्षणों के रूप में कैडमियम क्षणों का प्रयोग किया जाता है, और मंदित यानी न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, D2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद है बेटा दूसरी जो अभिक्रिया है वो है तुम्हारी दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, ये है तुम्हारा अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। ये क्या कहता है बेटा, देखो नाम से पता चल रहा है ये कैसा है, अनियंत्रित, तो इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। सही है कि नहीं, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर इसका उदाहरण देखें तो बेटा उदाहरण देखो इसका, एग्जाम्पल क्या है, परमाणु बम। परमाणु बम, परमाणु बम में क्या होता है कि जैसे देखो इसका बाहरी आवरण तो ये होता है, ये धातु का बना होता है, ये धातु का बाहरी आवरण है, ये धातु का आवरण है। ठीक, और इसके अंदर क्या होता है, देखो यहां पर होता है न्यूट्रॉन स्रोत। इस प्रकार से ये परमाणु बम होता है। इनमें अलग अलग मात्रा में यहां पर भरा जाता है। देखो इनमें भरा होता है यहां पर यूरेनियम, क्या होता है, यूरेनियम। यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं इसमें, 238 का। ठीक, और यहां पर इसमें भरा होता है बेटा, ये होता है इसमें TNT। इसमें क्या होता है बेटा, ये TNT भरा होता है। TNT का मतलब क्या होता है बेटा, ट्राई नाइट्रोटालुइड। TNT ये विस्फोटक होता है। क्या होता है, ये विस्फोटक होता है, ये विस्फोटक होता है। बना के नहीं देखना है घर पे, है ना। हाँ, एक बार यूट्यूब पे ऐसे एक बच्चा सर्च कर रहा था, उसको ले गए थे पुलिस वाले, ठीक है ना। तो ये विस्फोटक एक बार बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे सर्च करके भी नहीं देखना है ना, बनाने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, क्यों नहीं बन जाएगा, लेकिन ये विस्फोटक वगैरह तुम्हारे लिए मिलेंगे नहीं, ठीक है। यूरेनियम तुमसे तुम्हारे लिए मिलेगा नहीं, ठीक है। तो कोशिश भी नहीं करनी है ना,
हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है बेटा, इसमें ये TNT होता है, ट्राई नाइट्रोटालुएन, ये विस्फोटक होता है। और ये जो दिख रहा है यहां पर, इसमें ये यूरेनियम है। ये क्या है बेटा, ये यूरेनियम है। यूरेनियम भी क्रांतिक द्रव्यमान से कम रखा जाता है। और ये होता है यहां पर न्यूट्रॉन स्रोत। ये क्या है, न्यूट्रॉन स्रोत। लाला यहां पर क्या होता है कि इनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है। जब द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है तो न्यूट्रॉन इससे अभिक्रिया नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन इससे अभिक्रिया नहीं करते। जब द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होगा तो न्यूट्रॉन अभिक्रिया नहीं करेंगे, और जब द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब जाके न्यूट्रॉन अभिक्रिया करेंगे। तो जैसे ही इस परमाणु बम को जब चलाया जाता है, तो जब चलाते हैं तो कहीं पे गिराया जाता है, इसको गिराया जाएगा, तो ये आपस में, ये जो द्रव्यमान है अलग अलग, ये आपस में मिल जाते हैं। और जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका द्रव्यमान तीनों का हो गया, एक हो गया या दो मिल गए, समझ रहे। जब ये इनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जैसे ही इनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं ये से अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। और न्यूट्रॉन जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया घटित होती है। यहां पर देखो कैसे, जैसे यहां पर, चलो मैं यहां पर बता रहा हूं यूरेनियम के लिए 200 यूरेनियम 235 वाली लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये किस में चेंज हुई थी बेटा, 236। ये किस में टूटती है बेटा, एक तो बेरियम, बेरियम 56, 144 प्लस क्रिप्टॉन 36 और ये 89। इसके साथ में मैंने क्या बताए थे, 3 0 and 1, यही है ना। इसका मतलब ये होता कैसे है, देखो अनियंत्रित में होता कैसे है, इसको देखते हैं, देखना ध्यान से बेटा। यूरेनियम मैंने सीधा ले लिया बेटा, यहां पर यूरेनियम, इस पे हमने किससे बौछार कराई है बेटा, 0 and 1, मंदित न्यूट्रॉन से। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, 0 and 1 मंदित न्यूट्रॉन से अभिक्रिया कराते हैं बेटा यूरेनियम पर, कोई दिक्कत। अब ये यूरेनियम है, ये किस में टूट गया बेटा, ये किस में टूट गया, एक तो आ गया बेटा बेरियम में, और एक किस में टूट गया, क्रिप्टॉन में। इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन और उत्सर्जित हो गए, 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो गए बेटा। ये हो गया बेटा 0 and 1। एक न्यूट्रॉन ये हो गया, और एक न्यूट्रॉन ये हो गया। बेरियम और ये क्रिप्टॉन, सही है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या स्थिर रहेंगे, रुकेंगे थोड़ी, ये दोबारा से यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे। तो दोबारा से ये यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा, ये दोबारा से यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा, ये दोबारा से यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा। जब यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा तो यूरेनियम क्या करेगा बेटा, इसको 2 भागों में विभक्त कर देगा। एक तो कौन सा है बेटा, बेरियम, और एक कौन सा हो गया, क्रिप्टॉन। ऐसे ही यहां से एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, ऐसे ही ये देखते हैं तो ये भी बेरियम में, और एक क्रिप्टॉन में, सही है। इसके साथ में यहां से क्या निकलेंगे बेटा, इससे भी कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये 3 न्यूट्रॉन निकल गए। ऐसे ही इससे भी कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे बेटा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ऐसे ही इससे यहां पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब मुझे बताओ बेटा,
अब बताओ ये जो न्यूट्रॉन है ये दोबारा से क्या करेंगे बेटा, यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे। ये यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा, ये यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा, ये भी यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा। ये सारे किससे अभिक्रिया करेंगे बेटा, यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे। ऐसे ही ये भी यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे, ये भी यहां पर यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे। अब ये यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे, फिर से क्या होगा, बेरियम के परमाणु टूटेंगे। तो ये जो अभिक्रिया है ये लगातार बढ़ती रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। ये कैसी है, अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। इसको अब नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, समझ रहे, इसलिए इसको बोलते हैं अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। तो मैंने तुम्हारे लिए यहां पर बताया था कि जो ये परमाणु बम होता है इसमें क्या होता है कि जैसे यहां पर ये यहां पर जो यूरेनियम दे रखा है, क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान रखा जाता है, तो ये आपस में मिल जाता है, इनका द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ने पर यहां पर क्या होगा, ये अभिक्रिया प्रारंभ कर देगा ये न्यूट्रॉन से, और न्यूट्रॉन से अभिक्रिया करेगा तो यहां पर ऊर्जा निकलेगी और धीरे धीरे दोबारा से अभिक्रिया करेंगे वो। इस प्रकार से लगातार ऊर्जा बढ़ती रहती है, और ऊर्जा बढ़ती रहती है तो ये धातु का आवरण होता है, ये बाहरी धातु का आवरण, ये इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता है और तीव्रता से यहां से विस्फोट होता है, ठीक है ना। तो ये तो होता है बेटा परमाणु बम। परमाणु बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन। कौन सी, नियंत्रित क्या अनियंत्रित, अनियंत्रित। और नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित, अरे सीधा ध्यान रखो, नाभिकीय रिएक्टर जो परमाणु भट्टी होती है उसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, तो वो तो हो गई नियंत्रित। परमाणु बम को नियंत्रित नहीं कर सकते, वो अनियंत्रित हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, कोई दिक्कत इसमें। ये तो हो गई तुम्हारी कौन सी, नियंत्रित, मतलब विखंडन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चलो तो इनको लिख लो तुम।